तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक नया जो है वो टॉपिक लेकर आए हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। जी हाँ, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। पूरा इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि इसको अच्छे से बिल्कुल देखना है, आपको जल्दी नहीं करनी है और समझते हुए चलना है, क्योंकि लॉ जो है वो एक समझने का कॉन्सेप्ट है, ना कि रटने का। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें थोड़ी चीज़ें बता दूं कि इसमें टोटल जो हैं वो 5 चैप्टर्स हैं और जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शन है वो है अराउंड 37 सेक्शंस। ठीक है। तो 5 चैप्टर हैं, 37 सेक्शंस हैं और वन बाय वन हम कवर करते चलेंगे सभी को। तो देखिए, कोई भी टॉपिक हो, अगर आपको उसको अच्छे से समझना है तो उसकी जो हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है, वो अच्छे से पता होना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने स्पेशल मेंशन करा है इसके बारे में कि जो ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक्ट है, ये पास हुआ था 2005 में। ठीक है। और देर आफ्टर ये बड़ा ही मतलब अच्छा इफ़ेक्टिव जो हुआ वो हुआ ऑन अक्टूबर 26, 2006। कहने का मतलब 26/10/2006 से ये फोर्स में आया। इससे पहले क्या होता था, बिफोर द डोमेस्टिक वायलेंस, ये जो अपना एक्ट था वॉज मोस्टली डेल्ट विद अंडर जनरल क्रिमिनल लॉज। ठीक है, विच डेंट फुली एड्रेस द इशू। पूरी तरह से एड्रेस इशू नहीं होते थे, इसलिए हमें इसकी बनाने की ज़रूरत पड़ी। एक्ट वॉज क्रिएटेड बिकॉज द पीपल वर बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ हाउ कॉमन डोमेस्टिक वायलेंस वॉज इन इंडिया एंड उस टाइम पे एक ग्लोबल प्रेशर भी था वुमेंस की प्रोटेक्शन को लेकर, तो हमें ये एनेक्ट करा। ठीक है। जो 2005 जो इसकी डेट है अराउंड, ये हमें 13 सितंबर 2005 को इसको एसेंट मिले प्रेसिडेंट के और फोर्स में आए ये 26 अक्टूबर 2006 को। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखो, किसी भी एक्ट को समझना है तो सबसे पहले उसके वर्ड, जो उसका मीनिंग है उस एक्ट का, उसको समझना पड़ेगा। दिस एक्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स स्पेसिफिक हेल्प फॉर वुमेन हु फेस डोमेस्टिक वायलेंस। जो डोमेस्टिक वायलेंस फेस करते हैं उनकी मदद करता है। क्या करता है, कवर करता है ऑल टाइप ऑफ एब्यूज़, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, सेक्सुअल हो, वर्बल हो या फाइनेंशियल हो। कोई भी तरह का एब्यूज़ अगर किसी भी महिला के साथ होता है, जी हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखना कि ये एक्सक्लूसिवली जो विमेन को कंसिडर करके बनाया हुआ एक्ट है। इसके नाम में भी आप देख सकते हैं। तो कोई भी महिला के अगेंस्ट कोई भी एब्यूज़ इनमें से एक भी होता है तो ये फोर्स में आ जाता है। वुमेन कैन यूज़ दिस लॉ टू गेट प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल सकते हैं, इसमें स्टे इन देयर होम्स मिल सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। आप देखते हो ना, कई बार कोई, अगर आप देख रहे होंगे किसी का मैट्रिमोनियल केस चल रहा है तो उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें आप ऑब्जर्व करते होंगे कि कोर्ट ने उसको स्टे का ऑर्डर दे दिया, कि रहने की परमिशन दे दी। तो वो सारी चीज़ें लगभग डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डीवी एक्ट से ही गवर्न होती हैं। वहीं पर हम जाकर इन सारी चीज़ों को मांगते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसमें 5 चैप्टर्स हैं, 37 सेक्शंस हैं, एक एक को कवर करेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से। और बेरक से पढ़ने का मज़ा इसलिए ज़्यादा हो जाता है कई बार, क्योंकि ये जो है ना सबसे प्राइम चीज़ है। ठीक है। तो इसके अलावा कुछ भी आप कोई बुक में देखोगे ना तो वहाँ पर फिर भी आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग मिल जाएगी, एज इट इज़ लिखा हुआ है सब कुछ। तो ये बड़ी हेल्प करता है आपको चीज़ों को अच्छे से समझने में। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये इसका नाम है। एक्ट नंबर है 43 ऑफ 2005 और मैंने जैसे कि बताया 13 सितंबर 2005 को इसको जो है एसेंट मिल गए थे प्रेसिडेंट के। लेकिन ये फोर्स में कब आया था, मैंने बताया आपको 26/10/2006 से। ठीक है। चैप्टर वन में टोटल नंबर ऑफ जो सेक्शन हैं वो हमारे हैं 2 सेक्शन, जिसमें शोर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट के बारे में बात करते हैं, कुछ डेफिनेशंस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कि हमें पता होना चाहिए जो हम आगे चीज़ें पढ़ रहे हैं उनका मतलब क्या है। तो ये डेफिनेशंस में आएगा। चैप्टर 2 सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन की बात करता है, डोमेस्टिक वायलेंस की। चैप्टर 3 बात करता है पावर एंड ड्यूटी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर सर्विस प्रोवाइडर। अब ये क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी इसमें कवर होंगी, अभी मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूँगा। चैप्टर 4 जितना रिलेवेंट ये डेफिनेशन वाला सेक्शन है, चाहे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। देखिए, अगर आपको अच्छा वकील भी बनना है, अगर आपको अच्छा जज बनना है, कुछ भी आप अगर अच्छा
करना चाहते हैं लॉ के फील्ड में, तो आपको बेयर एक्ट तो ज़रूर पढ़ने पड़ेंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये चैप्टर 4 के बारे में हम बात कर रहे थे। स्टार्टिंग में मैंने इसमें थोड़ा सा ब्रीफ भी दिया था। जितना इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन वाला सेक्शन है ना, इतना चैप्टर 4 भी है। सारा का सारा जो जिस्ट है ना, जो सारी जो मेन चीज़ें हैं वो लगभग इसी चैप्टर में लिखी है। इसमें प्रोसीजर लिखा है फॉर ऑब्टेनिंग द ऑर्डर और ऑफ रिलीफ्स, किस किस तरह से हम कोर्ट में जाके अपना जो है रिलीफ का ऑर्डर ले सकते हैं, क्या क्या हमारे पास राइट है, क्या क्या नहीं है, वो सारी चीज़ इसमें लिखी है। तो 1 बाय 1 हम इसको कवर करते चलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। देखिए, जैसे कि सेक्शन 1 बात करता है शोर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट दिस एक्ट में भी कॉल्ड एज प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एक्ट। ये नाम वगैरह लिखा है, इसका एक्सटेंशन बता रखा है। तो हम मेन चीज़ है वो बारे डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमें समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है। तो डेफिनेशंस में सबसे पहली डेफिनेशन इसने एग्रीव्ड पर्सन की दे रखी है, और यहाँ पर लिख रखा है मीन्स एनी वीमेन। इसको लेकर मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी दूंगा आपको, एक इंसिडेंट भी शेयर करूँगा। तो ये क्या कह रहा है, एग्रीव्ड पर्सन कौन है इसमें, एनी वीमेन हु इज़ और हैज़ बीन इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द रिस्पोंडेंट। अब यहाँ डोमेस्टिक रिलेशनशिप की भी डेफिनेशन है अंदर, फिर रिस्पोंडेंट की भी है। एंड हु एलिज टू हैव बीन सब्जेक्टेड टू एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बाय द रिस्पोंडेंट। तो ये सारी इसमें डेफिनेशन दिखी हैं, 1 बाय 1 हम इसको कवर करते चलेंगे। पहली बात तो एग्रीव्ड पर्सन में इसने कह दिया एनी वुमेन। इसका मतलब कोई भी मेल इस एक्ट में रेमेडी नहीं मांग सकता, कोई आदमी नहीं कंप्लेंट दर्ज करवा सकता या एप्लीकेशन मूव कर सकता कि मेरे पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है और मेरे को इस तरह से रिलीफ दो। तो पहली बात तो एनी वुमेन, सिर्फ वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं। और वुमेन भी कौन सी, जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, ठीक है। और डोमेस्टिक रिलेशनशिप में किसके साथ है, वो रिस्पोंडेंट के साथ है। अब इसमें डोमेस्टिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन 2F में दे रखी है। देखिए ये क्या कहती है, ये कहती है मीन्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स हु लिव और हैव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लिव्ड टुगेदर इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड व्हेन दे आर रिलेटेड बाय कॉन्सैग्निटी मैरिज और थ्रू अ रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज अडॉप्शन एंड फैमिली मेम्बर लिविंग टुगेदर एज ए जॉइंट फैमिली। अब ये देखिए, ये कुछ टर्म्स हैं जो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं समझने के लिए, मैंने यहाँ ईजी कर रखा है उनको। ये किस रिलेशन की बात कर रहे हैं, ये हमारा कॉन्सैग्निटी है, ये होता है ब्लड रिलेशन, मतलब सेम एंसेस्टर, जो पूर्वज हैं किसी के सेम हैं, ठीक है, तब भी ये वहाँ पर वर्क करता है। ये उसको भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में काउंट करता है। और इसका जो दूसरा मतलब वो होता है एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब रिलेशन बाय कॉन्सिक्वेंस ऑफ मैरिज, जो शादी होने के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी एफिनिटी, ठीक है। और जो सेम एंसेस्टर हैं वो उस केस में कॉन्सैग्निटी आएगा। तो कोई भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप वो है जो 2 पर्सन्स के बीच में है, शेयर हाउस होल्ड है जिसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर शेयर हाउस होल्ड मेंशन है, तो वो सारा का सारा इसमें इंक्लूड हो जाता है। ये अच्छे से समझ में आ गया एग्रीड पर्सन आपको। फिर चाइल्ड के बारे में बात करता है ये, चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर इंक्लूड एनी अडॉप्टेड स्टेप और फोस्टर चाइल्ड, ठीक है। ये अडॉप्टेड स्टेप और फोस्टर चाइल्ड के बारे में बात करता है। अब फोस्टर चाइल्ड, ये आपको होमवर्क है, ये मैंने हटा दिया यहाँ से। फोस्टर चाइल्ड को आप सर्च करके देखना ये कौन सा चाइल्ड होता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको भी वर्क करने को मिलेगा इसमें। फिर कंपेंसेशन ऑर्डर है, इसकी डेफिनेशन सेक्शन 22 सेक्शन 21 में कस्टडी ऑर्डर की, ये अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन हम जो है वो ज़रूरी जो इंपॉर्टेंट है वो वाला जनरली कवर करते हुए इसमें चलेंगे। अभी आपका डोमेस्टिक वायलेंस, ये इसका मीनिंग दे रखा है सेक्शन 3 में, आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे। फिर आगे डावरी, डावरी का मतलब वही मतलब है जो सेक्शन 2 ऑफ डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में दे रखा है। और यहाँ मैंने ये इसको लिख भी रखा है। ये क्या कहता है, डेफिनेशन ऑफ डावरी का मतलब है वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो वन पार्टी से अदर पार्टी को दी जाती है। और ये इसका सेक्शन 2 का ये सेकंड है ये क्लॉज, ठीक है। तो ये भी आप पढ़ लेना, लेकिन मैंने मोटे मोटे तौर पे इसीलिए ऐड करा है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए सारी चीज़ों का। फिर ये मेडिकल फैसिलिटी की बात करता है कि मेडिकल फैसिलिटी कौन सी है। मैजिस्ट्रेट बात करता है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू में भी आपका क्वेश्चन वगैरह बन जाता है, तो इसके लिए आपको भी ध्यान रखना की ज़रूरत है इसको, ठीक है। और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट भी इंक्लूडेड होता है उसमें। मेडिकल फैसिलिटी, मॉनेटरी रिलीफ, मॉनेटरी रिलीफ में क्या क्या आता है, मीन्स द कंपनसेशन विच द मैजिस्ट्रेट में ऑर्डर, कंपनसेशन जो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है, बोल सकता है रिस्पोंडेंट को कि भाई तेरे को एग्रीड पर्सन को देना है, तो वो मॉनेटरी रिलीफ में काउंट होएगा। एट एनी स्टेज, ये ध्यान रखना, एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ एन एप्लीकेशन, किसी भी समय दे सकता है, ये नहीं है कि स्टार्टिंग की स्टेज में देगा या लास्ट में फाइनल करके देगा, ठीक है। सीकिंग एनी रिलीफ अंडर दिस एक्ट टू मीट द एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड लॉसेस सफर्ड बाय द एग्रीड पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। ये आपका लगभग जो है मॉनेटरी रिलीफ कवर हो गया। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड, ये सारा का सारा जो जनरल है वो मैं आपको मोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट है वो समझाता चलूँगा। प्रोटेक्शन ऑफिसर के बारे में ये बात कर रहे हैं,
ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफिसर सेक्शन 8 में इसकी डेफिनेशन है, वो आगे पढ़ेंगे। फिर रेजिडेंस ऑर्डर ये 19 में डेफिनेशन है। फिर प्रोटेक्शन ऑर्डर बताया मैंने सेक्शन 18 में है, वो आगे पढ़ेंगे। ऑफिसर की 8 में है और प्रोटेक्शन ऑर्डर की 18 में, अलग अलग चीज़ें आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। और फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाता है आपका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखो ये पोर्शन सबसे ज़्यादा, इस पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्या कहता है कि रिस्पोंडेंट का मतलब क्या है भाई, किस बंदे की बात कर रहे हो। आपने एग्रीड पर्सन का मतलब तो बता दिया कि विमेन होगी, ठीक है, लेकिन रिस्पोंडेंट कौन होगा। तो रिस्पोंडेंट इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, जब ये एनेक्ट हुआ था तो इसने रिस्पोंडेंट को बोला था मीन्स एनी अडल्ट मेल पर्सन who is or has been in a domestic relationship with the aggrieved person and against whom and the aggrieved person has sought any relief under the act। मतलब ये पहले सिर्फ मेल पर्सन की बात कर रहा था, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब ये बना था तो सिर्फ इसने मेल पर्सन की बात करी, लेकिन अलग अलग जजमेंट्स आई, ये कुछ लैंडमार्क जजमेंट मैंने यहाँ लिखी है इस कंटेक्स्ट में। तो ये संध्या मनोज वानखेड़े वर्सेस मनोज भीमाराव वानखेड़े, ये भी रिस्पोंडेंट के मीनिंग को लेकर बात कर रही है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रखनी है आपको हर हालत में, उसको पढ़ भी लेना एक बार। हीरालाल पी हरसोरा वर्सेस कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा 2016 की जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया था ये कह के कि वर्ड जो है अडल्ट मेल नहीं यूज़ होगा सिर्फ, मतलब एंड इसमें एक्ट में तो अभी भी यही लिखा है, लेकिन कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, मतलब जजमेंट के बाद इस बात को लेकर जो उसने स्ट्रक डाउन करा, अब इसमें कोई भी जो है बंदा इंक्लूड करा जा सकता है। किसी ने भी अगर डोमेस्टिक वायलेंस करी हो तो वेदर वो मेल हो या फीमेल हो, जैसे कई फीमेल्स होती हैं जो मेल की रिलेटिव होती हैं, उसकी मदर हो गई, ठीक है, उसकी सिस्टर हो गई, तो ये पहले इंक्लूड नहीं होती थी, लेकिन इस जजमेंट के बाद उन्होंने इंक्लूड करा इसको, और ये सारी चीज़ें इसमें स्टार्ट हुई होनी। तो ये वाली आपको ज़रूर याद रखनी है कि अडल्ट मेल का जो प्रोविज़न था ना, ये स्ट्रक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने हीरल पी हरसोरा वर्सेस कुसुम नरोत्तम दा हरसोरा, ठीक है। अब थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, अब इसको मैंने मोटे मोटे तौर पे आपको ये समझा दिया। सर्विस प्रोवाइडर वो हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 10 में, ठीक है। और उसके बाद शेयर हाउस होल्ड पढ़ेंगे। अभी शेयर हाउस होल्ड क्या है, अब ये देखिए, मीन्स द हाउस होल्ड वेयर पर्सन एग्रीड लिव्स और एट एनी स्टेज हैज़ लिव्ड इन डोमेस्टिक रिलेशन, मतलब साथ रहना। यार मोटे मोटे तौर पे आप ये समझ लो कि अगर कोई एक छत के नीचे साथ रह रहा है, चाहे वो रेंटेड रह रहा है, चाहे वो अपना परमानेंट रेजिडेंस में रह रहा है, चाहे टेम्प्रेरी, वो शेयर्ड हाउस होल्ड कहलाएगा, ठीक है। दोनों ने जब एक हाउस होल्ड को शेयर कराओ जहाँ पे। फिर शेल्टर होम की डेफिनेशन है, वो बात करता है कि एनी शेल्टर होम में बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी एज शेल्टर होम फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। अभी लगभग मैंने आपको क्या करा है, चैप्टर 1 कवर करवा दिया है। ये बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि आपको मीनिंग जो भी है ये इनके सबके पता होने चाहिए, ठीक है। तो अब आ जाते हैं चैप्टर 2 पे। अब ये चैप्टर 2 जो है ये 1 से भी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये असली जो डोमेस्टिक वायलेंस है ना, इसकी डेफिनेशन बताता है। जो डोमेस्टिक वायलेंस जिसके हम बार बार बात कर रहे हैं, है क्या डोमेस्टिक वायलेंस, क्या बला का नाम है भाई ये, तो ये इसकी डेफिनेशन बताता है डोमेस्टिक वायलेंस की। तो इसमें सेक्शन 3 डिफाइन करता है डोमेस्टिक वायलेंस को, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट एन एक्ट ओमिशन कमीशन और कंडक्ट द रिस्पोंडेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट डोमेस्टिक वायलेंस इन केस इट हार्म्स और इंजर्स और एंडेंजर द हेल्थ सेफ्टी लाइफ लिम्ब वेलबिंग। मतलब इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि ये फिजिकल एब्यूज़ को, सेक्सुअल एब्यूज़ को, वर्बल एब्यूज़ को, ठीक है, इकोनॉमिक एब्यूज़ को, सबको कवर करता है जो भी आपके साथ हो। फिजिकल एब्यूज़ का मतलब डेंजर ऑफ लाइफ हो गया, लिम्ब पे चोट लग गई, हेल्थ को लेकर कोई दिक्कत हो गई, ठीक है, बॉडीली इंजरी, आपको बॉडीली पेन कर दिया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ इसमें आपकी कवर होती जाएंगी। और फिर आपका आ गया सेक्सुअल एब्यूज़। सेक्सुअल एब्यूज़ में क्या क्या होगा, इंक्लूड द एब्यूज़ ह्यूमिलेट, डिग्रेड और अदरवाइज वायलेट द डिग्निटी ऑफ वुमेन। वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज़ आ गया कि भाई आपको वर्बली जो है बार बार बोल के ये डीमीन करा जा रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते और आपके बस की कुछ नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वर्बल एब्यूज़, ठीक है। फिर रिपीटेड थ्रेट्स टू कॉज फिजिकल पेन टू एनी पर्सन इन हुम एग्रीड पर्सन इज इंटरेस्टेड। ये सारी की सारी एब्यूज़ की और इमोशनल एब्यूज़ की, वर्बल एब्यूज़ की डेफिनेशंस हैं और ये इसमें दी गई हैं। ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि बाकी तो आप समझ जाओगे, लेकिन ये समझोगे इकोनॉमिक एब्यूज़ ये क्या है। देखिए, डेप्रीवेशन ऑफ ऑल और एनी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिसोर्स टू विच द एग्रीड पर्सन इज एंटाइटल्ड, मतलब उसको उससे वंचित करना जिसके लिए वो एंटाइटल्ड है, तो वो सारा आपका जो है ये इकोनॉमिक एब्यूज़ में आपका काउंट हो जाएगा, ठीक है।
फिर उसके बाद आपका फर्दर जो है किसी भी कस्टमर लॉ के अंदर वो जो उसकी एंटाइटलमेंट अगर वो नहीं दे रहे तो वो इकोनॉमिक अब्यूज़ में काउंट होएगा। फिर उसके बाद इकोनॉमिक अब्यूज़ में ये हो गया बी डिस्पोजल ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब बिना पूछे उसका घर बेच दिया भाई उसने, रिस्पोंडेंट ने, ठीक है, उसकी स्त्री धन पे कब्जा करे बैठा है, नहीं दे रहा उसको वापस, तो ऑल दीज आर दी इकोनॉमिक अब्यूज़, ठीक है। प्रोहिबिशन और रेस्ट्रिक्शन कंटिन्यू एक्सेस टू रिसोर्स फैसिलिटीज़ or which the aggrieved person is entitled to use or enjoy by the virtue of the domestic relationship include the access of share household, ठीक है। शेयर हाउस होल्ड को अगर वो रोक रहा है ना यूज़ करने से, दैट इज़ ऑल्सो अमाउंट एज प्रोहिबिशन, अगर वो कर रहा है उसको एक्सेस आने से जाने से, ये भी इकोनॉमिक अब्यूज़ के श्रेणी में आता है। तो इसमें सिर्फ डेफिनेशन है चैप्टर 2 में डोमेस्टिक वायलेंस की, ये एक बार आप भी गो थ्रू हो जाना, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मेरे से बेशक पूछ लेना, बाकी कुछ मुश्किल नहीं है उसमें। अब ये है चैप्टर 3, ओनली 5 चैप्टर हैं इसमें यार, बहुत ही ज़्यादा, ये इतना छोटा एक्ट है ना कि बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ के भी, क्योंकि चीज़ें समझ में आ जाती हैं बहुत जल्दी से। अब चैप्टर 3 क्या बात करता है, पावर एंड ड्यूटी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर सर्विस प्रोवाइडर। अब ये 2 अलग अलग चीज़ हैं, ठीक है, इसके बारे में बात कर रखी है इसने। जैसे कि सेक्शन 4 बात करता है इसमें, ये कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेंट, मतलब जो उसको बताकर आएगा ना प्रोटेक्शन ऑफिसर को कि भाई XYZ घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो लाइबिलिटी उसकी कुछ नहीं है जो इन्फॉर्म कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है उसको पकड़ेंगे भाई तू आ पहले तू बता कि तेरे को कहाँ से पता चला। एनी पर्सन हु हैज़ द रीज़न टू बिलीव दैट एन एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस हैज़ बीन or is being or is likely to be committed may give information about it the concerned protection officer। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर की डेफिनेशन हम नीचे पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा आपको कि प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन होता है और ये सर्विस प्रोवाइडर क्या चीज़ है। फिर इसके बाद ड्यूटीज़ बता दी पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर एंड मजिस्ट्रेट की। पुलिस ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर और मजिस्ट्रेट उन हैज़ रिसीव्ड अ कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस और इज़ अदरवाइज present at the place of the incident or domestic violence or when the incident of domestic violence is reported to him shall inform the aggrieved person को वो बताएंगे, जैसे उनको पता चलेगा ना भाई इसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, वो उस aggrieved person को बताएंगे that of her right to make an application of obtaining relief, कि भाई आपका एक राइट है जो रिलीफ लेने का, वो उसमें भी आप जा सकते हैं। ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर की भी जो फैसिलिटी है अवेलेबिलिटी है वो आपको मिलेगी। प्रोटेक्शन ऑफिसर की अवेलेबिलिटी, ये राइट ये ड्यूटी किसकी है, पुलिस ऑफिसर की, सर्विस प्रोवाइडर एंड मजिस्ट्रेट की, जिनको अवेल करना ना करना किसके हाथ में है, जो एग्रीव्ड पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के बारे में लिख रखा है। अब 6 नंबर पे आएंगे ड्यूटीज़ ऑफ द शेल्टर होम्स, ठीक है। अब ये क्या बात कर रहा है, इफ़ एन एग्रीव्ड पर्सन ऑन और हर बिहाफ ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर रिक्वेस्ट द पर्सन इन चार्ज और शेल्टर होम टू प्रोवाइड शेल्टर टू हर, सच पर्सन इन चार्ज ऑफ शेल्टर होम शैल प्रोवाइड शेल्टर टू द एग्रीव्ड पर्सन इन शेल्टर होम। ड्यूटी है शेल्टर होम वाले की, अगर कोई एग्रीव्ड पर्सन जाता है डोमेस्टिक वायलेंस के केस में कि भाई मेरे को भाई घर रहने के लिए नहीं है, घर से निकाल दिया, वहाँ मैं अपने घर जा नहीं पा रही हूँ, तो मेरे को भाई होम वो दो, छत दो, तो ये ड्यूटी है शेल्टर होम की कि उसको वो प्रोवाइड करवाना, ठीक है, शेल्टर होम प्रोवाइड करवाना, ठीक है। फिर ये हो गया ड्यूटीज़ ऑफ द मेडिकल फैसिलिटी, वो भी उसको मिलेंगे ऑन बिहाफ ऑफ अ प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर। अब ये दोनों कौन होते हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर, ये अभी बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा बस ये समझ लीजिए इनकी ड्यूटीज़ क्या है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, अब देखिए कौन है ये प्रोटेक्शन ऑफिसर ना, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है बाय नोटिफिकेशन अपॉइंटमेंट सच नंबर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। एज इट में कंसिडर नेसेसरी एंड शैल ऑल्सो नोटिफाई द एरिया और एरियाज विद इन द प्रोटेक्शन ऑफिसर शैल एक्सरसाइज द पावर एंड परफॉर्म द ड्यूटी कन्फर्ड हिम, ठीक है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है नोटिफिकेशन के थ्रू, और ये प्रोटेक्शन ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर शैल एज फार एज पॉसिबल वी वुमेन, ज़्यादा से ज़्यादा ये होना चाहिए जितने ज़्यादा वो वुमेन हो, एंड शैल प्रोसेस द सच क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज में बी प्रिस्क्राइब। अब स्टेट गवर्नमेंट बताती है कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी क्या नहीं होगी, लेकिन ये एक्ट कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो पॉसिबली वे वुमेन होनी चाहिए, ठीक है। द टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड अदर ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम शैल बी सच एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, वो भी जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी उस तरह से उसकी टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस होगी और उसी तरह से प्रोटेक्शन ऑफिसर वर्क करेंगे। मतलब ये एक्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट को कहता है कि भाई ये कुछ प्रोटेक्शन ऑफिसर बनाए जाए हर डिस्ट्रिक्ट में, तो ताकि जो है इनकी मदद करी जाए जो एग्रीव्ड पर्सन है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर, जो एग्रीव्ड पर्सन है मतलब कि ये लेडीज़ एनी वेमेन के बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है।
ड्यूटीज़ ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, ये क्या करता है भाई, लड़की को नहीं पता अपने राइट्स वगैरह के बारे में, ये मैजिस्ट्रेट को असिस्ट करेगा, ठीक है। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बना के देगा मैजिस्ट्रेट को, भाई इसके घर में क्या क्या उस टाइम पे हरकत हुई, किस तरह से किया, मार पिटाई, फिजिकल अब्यूज़ हुआ, वर्बल अब्यूज़ हुआ, क्या नहीं हुआ, ये बता के देगा उसको, ठीक है। टू एंश्योर दैट द, ये सी में है फिर, टू मेक एन एप्लीकेशन इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इफ़ द एग्रीड पर्सन सो डिज़ायर क्लेमिंग द इशुएंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर, ठीक है। अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर किसी को चाहिए, एग्रीड पर्सन सो डिज़ायर क्लेमिंग रिलीफ फ्रॉम फॉर इशुएंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, तो ये उसके बारे में भी उसको बताएगा कि इस तरह से आप एप्लीकेशन करके और आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर मिल सकता है, ठीक है। टू एंश्योर दैट द एग्रीड पर्सन इज़ प्रोवाइडेड लीगल एड, भाई उसको लीगल एड भी मिल सकती है, ये सारी ड्यूटीज़ है प्रोटेक्शन ऑफिसर की। टू मेंटेन अ लिस्ट ऑफ ऑल सर्विस प्रोवाइडर, उसको बताएगा कि भाई ये सर्विस प्रोवाइडर है, ये काउंसलिंग के लिए शेल्टर होम देंगे आपको, मेडिकल फैसिलिटी देंगे, ये ड्यूटीज़ हैं सारी प्रोटेक्शन ऑफिसर की। टू मेक अवेलेबल ऑफ सेफ शेल्टर होम, ये भी उसकी ड्यूटी है। इफ़ द एग्रीड पर्सन सो रिक्वायर्स एंड फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ हिज रिपोर्ट ऑफ हैविंग लॉज द एग्रीड पर्सन इन शेल्टर होम टू द पुलिस स्टेशन एंड द मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन इन द एरिया वेयर द शेल्टर होम इज सिचुएटेड, ये ड्यूटी भी किसकी है, प्रोटेक्शन ऑफिसर की है। टू गेट द एग्रीड पर्सन मेडिकली एग्जामिन, भाई किसी के साथ फिजिकल अब्यूज़ हो गया, अब मेडिकल होगा ना, तो वो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर के थ्रू वो करवा सकती हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो परफॉर्म सच अदर ड्यूटी एज मे बी प्रिस्क्राइब, और ये है टू एंश्योर दैट द ऑर्डर ऑफ मॉनेटरी रिलीफ अंडर सेक्शन 20 इज कंप्लाइड विद एंड एग्जीक्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर। भाई अब उस फीमेल को तो पता नहीं सीआरपीसी में किस तरह से जो है वो एग्जीक्यूट होंगी चीज़ें, तो अब ये क्या है, प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी है, इंश्योर करेगा जो मॉनेटरी रिलीफ उसको ग्रांट करा है ना सेक्शन 20 में, जो मैं नीचे चल के अभी बात करूँगा, उसको भी एग्जीक्यूट करवाएगा प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो ऑल दीज आर द ड्यूटीज़ ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, ये फंक्शन एंड ड्यूटीज़ है प्रोटेक्शन ऑफिसर के, सेक्शन 9 में मेंशन है। फिर सेक्शन 10 कहता है सर्विस प्रोवाइडर, अब ये सर्विस प्रोवाइडर की बात करता है। भाई प्रोटेक्शन ऑफिसर एक अलग चीज़ है, सर्विस प्रोवाइडर एक अलग चीज़ है, ध्यान रखना। अब सर्विस प्रोवाइडर कौन है, सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज मे बी मेड in this behalf any voluntary association registered under the Society Registration Act or a company registered under Company Act or any law or for the time being in force with the objective or the protecting the right interest of women by any lawful means including providing of legal aid, medical, financial, other assistance itself shall register itself with the state government as service provider। मतलब कोई भी, भाई सपोज करो कोई सोसाइटी है जो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, कोई कंपनी है जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, वो स्टेट गवर्नमेंट से कहेगी कि भाई हम सर्विस प्रोवाइडर का काम करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, तो हमको रजिस्ट्रेशन दो, तो स्टेट गवर्नमेंट उनको रजिस्ट्रेशन देगी एज ए सर्विस प्रोवाइडर, जिसकी डिटेल होती है प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास। आप प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाते हो, एग्रीड पर्सन जाता है प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास, तो ये सारा चैनल इस तरह से वर्क करता है। तो आपको फिर ये सर्विस प्रोवाइडर ये सर्विस देंगे, ठीक है। तो ये आ गया सेक्शन 10 में सर्विस प्रोवाइडर की डेफिनेशन। अब सर्विस प्रोवाइडर क्या क्या शैल हैव द पावर टू रिकॉर्ड एंड डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, जैसे कि ऊपर उसके पास थी, ये भी रिकॉर्ड द डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट करेगा। वो क्या करेगा, इसमें ध्यान देखना, टू मेक अ डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट, ये मजिस्ट्रेट को प्रोवाइड करवाएगा। और यहाँ क्या हो रहा है, रिकॉर्ड द डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इफ द एग्रीड पर्सन सो डिजायर एंड फॉरवर्ड द कॉपी टू द मजिस्ट्रेट एंड द प्रोटेक्शन ऑफिसर हैविंग जुरिसडिक्शन इन द एरिया। तो ये भी इसी तरह से लगभग सेम सा काम कर रहा है, ठीक है। ये प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी दे सकता है, वो प्रोटेक्शन ऑफिसर सिर्फ मजिस्ट्रेट को देगा। ये छोटी छोटी माइन्यूट सी चीज़ें होती हैं, जब कोई एग्जाम दे रहे होते हैं ना, आपसे पूछेगा ये ऐसी ऐसी बातें जो बिल्कुल छुपी हुई होंगी, जो सामने दिख रही होगी ना वो सबको दिख रही है, ठीक है। जो किसी किसी को दिख रही है ना वही बात वो पूछता है। फिर गेट द एग्रीड पर्सन मेडिकली एग्जामिन एंड फॉरवर्ड द कॉपी मेडिकल रिपोर्ट टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड द पुलिस स्टेशन विद इन द लोकल लिमिट, ये भी इसका ड्यूटी है। आप कुछ भी नहीं करोगे ना, सिर्फ इस वीडियो को कान में लगा के आंख बंद करके भी सुन लोगे ना, तो भी आपको बहुत सी चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में कवर हो जाएंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप नोट्स बनाओ, साथ में एक बुक और एक वो लेकर बैठो नोटबुक, अच्छे से इसको देखते रहो और लिखते रहो, क्योंकि सबसे बढ़िया किसी भी चीज़ को पढ़ने में सबसे बढ़िया मज़ा तभी आता है, और वह ऐसे पढ़ी जा सकती है अगर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस एक काम को जब करती हैं ना, तभी वो चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होती हैं। जब आप लिख रहे हो, दिमाग चला रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, तो बहुत सी सेंसेस वर्क कर रही हैं। तो इसका मतलब जितनी सेंसेस वर्क करेंगे आपकी, उतना ज़्यादा आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट होएगा, मामला स्टोर होएगा। अब ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की क्या क्या ड्यूटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पर एक ये रहेगा, नो सूट
prosecution or other legal proceedings shall lie against any service provider who is deemed to be acting purporting this act in a good faith के अंदर कोई काम कर रहा है ना भाई, चल ठीक है किसी से कुछ गलती भी होगी, लेकिन अगर वो पता चले गुड फेथ के अंदर है वो कुछ काम है तो उसके अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग जो है इनिशिएट नहीं हो सकती। अब ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट क्या है? द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द एवरी स्टेट गवर्नमेंट शैल टेक ऑल मेजर टू एंश्योर दैट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर गिवन वाइड पब्लिसिटी थ्रू द पब्लिक मीडिया इंक्लूडिंग द टेलीविजन। मतलब ये ड्यूटी है कि इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना चाहिए। किसके थ्रू? पब्लिक मीडिया इंक्लूडिंग टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट मीडिया, ये इनकी ड्यूटी है, इनको बताना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर इंक्लूडिंग द पुलिस ऑफिसर एंड एड्रेस द पुलिस ऑफिसर एंड द मेंबर्स ऑफ द जुडिशियल सर्विस आर गिवन पीरियोडिक सेंसिटाइजेशन एंड अबाउट ट्रेनिंग ऑन द इशू ऑफ द एड्रेस बाय दिस एक्ट। इनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है बार बार जो है ट्रेनिंग भी देगी, जो भी इससे जुड़े हुए हैं बंदे हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हैं, चाहे वो जुडिशियल सर्विसेज में है, कोई भी हो चाहे। ठीक है, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन सर्विस प्रोवाइड बाय द मजिस्ट्रेट बाय कंसर्न मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। मतलब जो जनरल गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है ना किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में, वो ड्यूटी वो यहाँ पर परफॉर्म करेगी गवर्नमेंट। अब ये चैप्टर 4 आ गई, ये भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना, इसको एक एक सेक्शन को अच्छे से समझना। अब सेक्शन इसमें स्टार्ट होता है 12 से। अब ये क्या करता है? प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द ऑर्डर। अब कोई भी एप्लीकेशन डीवी एक्ट के अंदर लगती है ना भाई, आप कोई रिलीफ मांगने जाओगे तो आप एक एप्लीकेशन लगाओगे, वो एप्लीकेशन लगेगी सेक्शन 12 ऑफ द डीवी एक्ट के अंदर। चाहे आप कोई भी ऑर्डर मांगो, चाहे घर में रहने का मांगो, मॉनेटरी रिलीफ मांगो, वो आपको यहाँ से इंस्टीट्यूट होगी इस सेक्शन से। ठीक है, एन एग्रीव्ड पर्सन और अ प्रोटेक्शन ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन में प्रेजेंट एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट सीकिंग वन और मोर रिलीफ अंडर दिस एक्ट। ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, एक और दो जो है वो रिलीफ ले सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही रिलीफ लेगा, वन और मोर लिखा है, टोटल 5 रिलीफ देता है ये आपको, वो मैं नीचे डिस्कस करूँगा आपके साथ। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट बिफोर पासिंग एन ऑर्डर सच एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट शैल टेक इनटू कंसिडरेशन एनी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर। क्या होगा भाई, उस एप्लीकेशन पे कोई ऑर्डर पास करेगा ना, उससे पहले उसको जो है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट चाहिए होगी, ताकि वो दोनों वर्जन को देख सके कि भाई दोनों वर्जन का मतलब हो गया कि उसको भी देख सके एग्रीव्ड पार्टी के साथ एक्चुअल बेसिस पे क्या हुआ था। वो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट इसलिए मांगता है। ठीक है, रिलीफ सॉट में इंक्लूड रिलीफ इन इशुएंस ऑफ एन ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन डैमेजेस विदाउट प्रेजुडिस टू द राइट ऑफ सच पर्सन टू इंस्टीट्यूट कंपनसेशन डैमेजेस फॉर। मतलब ये वही रिलीफ सॉट है जो एक में वो किस किस तरह से उसको दिया जा सकता है ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस कमिटेड बाय द रिस्पोंडेंट, प्रोवाइडेड दैट where a decree of any amount compensation damage has been passed any court in favor of agreed person, the amount if any paid or payable in pursuance of the order made by the magistrate shall be set off against the amount payable under the decree, and decree shall notwithstanding anything contained or any other law for the timing in force be executable balance amount if left such off if any left after such set off। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? मतलब जो भी देखो इसमें सेक्शन में हम कोई भी रेमेडी लेंगे ना कोर्ट में जाके, हमारा कोई कंपनसेशन और डैमेज कोर्ट ने पास कर दिया, ठीक है, तो उसको किस तरह से हम जाके मतलब वो ये बताएगा कि एग्जीक्यूट किस तरह से होगी और किसी सीपीसी के अकॉर्डिंग किस तरह से हम वो एग्जीक्यूट करवाएंगे उन सारी चीज़ों को, और कौन सी हमारी फोर्स एनफोर्स होएंगी, कौन सी नहीं होएगी, तो वो सारी चीज़ें इन बारे में बात कर रही हैं। ठीक है, एवरी एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी इन सच फॉर्म कंटेन पर्टिकुलर नीदर पॉसिबल देट। ठीक है, ये मोटे मोटे तौर पे आप सेक्शन 12 का ये समझ लो। देखो बहुत डिटेल डिस्कशन करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन मैं आपको चाह रहा हूँ कि एक ओवरव्यू दे दूँ, जिससे एक बार खुद आप गो थ्रू होगे ना तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो एक बार ये वीडियो देख लेना, फिर उसके बाद आप फर्दर खुद पढ़ना, और खुद कुछ ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। सर्विस ऑफ नोटिस के बारे में बात करता है। भाई एप्लीकेशन दे दी, उसने कंसिडर कर लिया, अब नोटिस कैसे करेगा? ठीक है, नोटिस ऑफ द डेट ऑफ हियरिंग फिक्स्ड अंडर 12 सेक्शन 12 शैल बी गिवन टू द मजिस्ट्रेट बाय द मजिस्ट्रेट टू प्रोटेक्शन ऑफिसर को कहेगा भाई इसको सर्व करवा गया। ठीक है, विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 days एंड फर्दर रीजनेबल टाइम में बी अलाउड बाय द मजिस्ट्रेट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिट। उसको ठीक लगेगा तो और बढ़ा देगा। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस मेड बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर इन सच फॉर्म में बी प्रिस्क्राइब्ड शैल बी प्रूफ दैट सच नोटिस वॉज सर्व्ड अपॉन the respondent and on any other person directed by the magistrate is proved।
ये मतलब वही है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर बताएगा कि वो सर हुआ कि नहीं हुआ, वो डिक्लेरेशन देगा वहाँ जाके। काउंसलिंग है, मैजिस्ट्रेट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट और एग्रीड कि भाई काउंसलिंग के लिए चले जाओ, जाओ बात करो बैठ के, भागा दौड़ी ना करो, ज़्यादा दुखी हो जाओगे, ठीक है। लेकिन सर्विस प्रोवाइडर हु पोसेस सच क्वालिफिकेशन, ये जनरली क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइडर के पास ही भेजा जाता है इनको कि भाई जो सर्विसेज वहाँ पर दे रहे हैं कि जाओ इनकी वो करवाओ, काउंसलिंग करवाओ। अब ये 14(2) क्या कहता है, वेयर मैजिस्ट्रेट हैज़ इशू एनी डायरेक्शन अंडर सबसेक्शन 1, भाई काउंसलिंग के लिए भेज दिया, ही शैल फिक्स द डेट ऑफ हियरिंग ऑफ द केस विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 2 months। भेजने के बाद अगर कोई जैसे भी कोई भी रिपोर्ट आएगी उसको, तो उसको रिपोर्ट को कंसिडर विद इन 2 month करना पड़ेगा। जैसे आज मैंने 1 जनवरी को भेज दिया, तो जब तक 2 month कंप्लीट नहीं होते ना, उसके अंदर अंदर ही मेरे को पूछना पड़ेगा कि भाई बताओ आगे कि क्या रिपोर्ट रही इसकी। यूँ नहीं है कि वहाँ पर चले काउंसलिंग में तो वहीं बैठे हैं और चाय पी रहे हैं, रोज़ चाय पी के घर चले जाते हैं, ऐसा नहीं होएगा। हाँ ठीक है। तो 15 बात कर रहा है, जैसे कि मैंने 12 बता दिया, इसके अंदर हम एप्लीकेशन मूव करेंगे मैजिस्ट्रेट के पास। तो वो मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, फिर सर्विस करेंगे नोटिस, मतलब सर्व करेंगे नोटिस, फिर बंदा आएगा, मतलब रिस्पोंडेंट आएगा, तो दोनों पार्टीज़ को काउंसलिंग के लिए भी भेज सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये मैंडेटरी नहीं है कि इस नोटिस के जस्ट बाद भी लेंगे। यहाँ पर मैं लिखा है एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग ये काउंसलिंग के लिए भेज सकते हैं। अब 15 में है असिस्टेंस ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट। अब ये क्या चीज़ है, देखिए, इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट मैजिस्ट्रेट में सिक्योर सर्विस प्रेफरेबली अ वुमेन फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग हिम डिस्चार्जिंग हिज फंक्शन, ठीक है, अपनी उसके लिए सहूलियत के लिए। और जैसे कि उनको नहीं पता होता कई बार एग्रीड पर्सन को कि प्रोसीडिंग्स किस तरह से चलेंगे, तो वेलफेयर एक्सपर्ट को वहाँ अपॉइंट करता है कोर्ट, जो प्रोसीडिंग में कोर्ट को असिस्ट करता है। तो ये भी कोर्ट के पास एक पावर है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, 16th जो सेक्शन है वो बात करता है प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन कैमरा। अगर किसी भी पार्टी को या मैजिस्ट्रेट को स्पेशली लगता है कि भाई इस प्रोसीडिंग को कैमरा में रिकॉर्ड किया जाए, तो ही में कंडक्ट द प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इन कैमरा के अंदर भी वो प्रोसीडिंग हो सकती है। अब 17 सेक्शन क्या बात करता है, ये बात करता है राइट टू रिसाइड इन शेयर हाउस होल्ड। जी हाँ, ये मतलब जनरली अगर कोई घर से निकाल दिया जाए किसी एग्रीड पर्सन को, तो उसका राइट टू रिसाइड के बारे में बात करते हैं कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स एवरी वुमेन इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप, हर एक औरत जो एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है, शैल हैव द राइट टू रीसाइड इन द शेयर हाउस होल्ड, वो शेयर हाउस होल्ड में रह सकती है। वेदर और नॉट शी हैज़ एनी राइट टाइटल बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द सेम, उसके पास उस ज़मीन का मालिकाना हक है या नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो जो है मतलब एग्रीड है अंडर द डेफिनेशन ऑफ दिस एक्ट, तो वो उसके अंदर शेयर हाउस होल्ड में रह सकते हैं, ये उसका राइट है। अब ये सेक्शन 18 से बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये शुरू हो जाते हैं, सेक्शन 18, 19, 20। अब ये क्या है, टोटल 5 टाइप के ऑर्डर्स होते हैं जो हम कोर्ट से ले सकते हैं। अब हम 18 से स्टार्ट करते हुए इसको पढ़ते चले जाएंगे कि क्या क्या ये ऑर्डर होते हैं। तो पहला होता है प्रोटेक्शन ऑर्डर। भाई डोमेस्टिक वायलेंस में के केस में जो लेडी होती है उसको जनरली डर रहता है कि भाई उसकी प्रोटेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में है, तो उस कंटेक्स्ट में कोर्ट से डिमांड करती है। तो मैजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं इसमें, मैजिस्ट्रेट आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ऑन बीइंग प्राइमा फेसी सेटिस्फाइड, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस हैज़ टेकन प्लेस और लाइकली टू टेकन प्लेस, तो क्या कर सकते हैं, प्रोहिबिट कर सकते हैं रिस्पोंडेंट को, ठीक है, रिस्पोंडेंट को प्रोहिबिट कर सकते हैं। किस किस चीज़ के लिए रिस्पोंडेंट को रोक सकते हैं, कमिटिंग एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ताकि वो और डोमेस्टिक वायलेंस का जो है एक्ट ना करे, ठीक है, और रोक सकते हैं उसको एडिंग और अबेटिंग द कमीशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, रोक सकते हैं उसको एंटरिंग द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एग्रीड पर्सन, रोक सकते हैं उसको अटेम्प्टिंग टू कम्युनिकेट इन एनी फॉर्म, उसको बात करने के लिए भी रोक सकते हैं, भाई उससे बात भी नहीं करनी है तेरे को, ठीक है, विद एग्रीड पर्सन इंक्लूडिंग पर्सनल, ओरल, रिटर्न, इलेक्ट्रॉनिक और टेलीफोनिक। कहने का मतलब उसको कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से उसको बात नहीं करेगा वो। तो एलिनेटिंग एनी एसेट्स की, भाई कोई सामान जो उसका है वो बेच ना दे, ठीक है, और बैंक लॉकर जो है कभी उनके जॉइंट अकाउंट में थे और वो कभी ऑपरेट करके और कुछ स्त्रीधन वगैरह अपनी उसके पास ना रख ले, तो इन सारी चीज़ों के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है वो दिया जाता है कोर्ट की तरफ से, और वो रोक सकते हैं उसको वायलेंस करने के लिए जो उसके डिपेंडेंट्स हैं, अदर रिलेटिव हैं और एनी पर्सन
फ्रॉम पर्सन असिस्टेंस फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। और उसको इस चीज़ के लिए भी रोक सकते हैं, कमिटिंग एनी अदर एक्ट स्पेसिफाइड इन द प्रोटेक्शन ऑर्डर। तो हम अगर सेक्शन 18 के अंदर हम कोर्ट के पास जाके कुछ मांगते हैं तो हम प्रोटेक्शन मांगते हैं, और प्रोटेक्शन इन सारी चीज़ों को देखते हुए कोर्ट ग्रांट करता है। अब सेक्शन 19 बात करता है, सेक्शन 19 क्या बात कर रहा है? सेक्शन 19 बात करता है रेजिडेंस ऑर्डर की। भाई प्रोटेक्शन तो होगी, बात तो ठीक है कि अब वो उसको ना मारेगा पीटेगा, ना उसके रिलेटिव्स उस लेडी को मारेंगे पीटेंगे, लेकिन रहने का हक भी तो है उसको उस घर में। तो अब क्या करता है जो कोर्ट, क्या करेगा, ऑर्डर कर सकता है रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट फ्रॉम डिस्पोसेसिंग और एनी मैनर डिस्टर्बिंग पोजेशन ऑफ एग्रीव्ड पर्सन। भाई एग्रीव्ड पर्सन के पोजेशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता वो, ठीक है, उसको रिस्ट्रेन कर देगा कोर्ट, रोक देगा, भाई इस तरह का इंसिडेंट तेरे को नहीं करना है, ठीक है। दूसरा जो है ये क्या कहता है, डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड। शेयर हाउस होल्ड से उसको कहेंगे कि भाई तू यहाँ से बाहर निकल ले, ठीक है, रिस्पोंडेंट को बोलेंगे। लेकिन ये स्पेशली एक बात मैंने लिखी हुई है, दिस एक्ट कैन नॉट पास अगेंस्ट एनी वुमेन। ये किसी वुमेन के अगेंस्ट ये ऑर्डर पास नहीं करा जा सकता, मैन के अगेंस्ट तो फिर भी ऑर्डर पास करा जा सकता है। सी क्या बात करता है, रिस्ट्रेन करता है रिस्पोंडेंट को और रिलेटिव्स को एंटरिंग एनी पोर्शन ऑफ शेयर हाउस होल्ड। कहीं पर भी नहीं घुसेगा वो जहाँ पर एग्रीव्ड पर्सन रिसाइड कर रहा है, ठीक है। और रिस्ट्रेन करेगा रिस्पोंडेंट को फ्रॉम एलिनेटिंग शेयर्ड हाउस होल्ड और एनकम्बरिंग द सेम, ठीक है, उसको एलिनेट ना कर दे, एनकम्बर ना कर दे उसको, तो इसलिए उसको रिस्ट्रेन करेगा। फिर रिस्ट्रेन करेगा रिस्पोंडेंट को फ्रॉम रिनाउंसिंग हिज राइट्स इन शेयर हाउस होल्ड एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द मजिस्ट्रेट। ये नहीं कि अपना छोड़ दे मकान में हिस्सा और बाद में कहे जी मैं तो इसको कुछ ना दे सकता ना इसको यहाँ रहने दे सकता, क्योंकि मैं तो इसमें मालिक ही नहीं हूँ, ना मेरा हिस्सा है इस मकान में। तो इस तरह से भी जो कोर्ट है ऑर्डर कर सकता है, रिस्पोंडेंट को रोक सकता है कि अपना राइट जब तक नहीं वो छोड़ेगा जब तक कोर्ट की परमिशन ना हो, ठीक है। डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू सिक्योर द सेम लेवल ऑफ अल्टरनेट अकोमोडेशन फॉर एग्रीड पर्सन एज एंजॉयड इन द शेयर हाउस होल्ड इफ़ द सर्कमस्टांसिस सो रिक्वायर्ड। अगर वो कहता है कि भाई ये मैं इसको घर में बिल्कुल नहीं रख सकता जी, हमारे साथ घर में झगड़ा हो जाएगा, कल को मेरे पे ब्लेम लग सकता है कुछ भी, तो कोर्ट क्या कहेगी, कोर्ट कहेगी कि जिस तरह की अकोमोडेशन में अभी ये रह रही है उसी तरह की अकोमोडेशन इसको दी जाए, रेंटेड अपार्टमेंट वगैरह दिया जाए जिसका रेंट जो है वो रिस्पोंडेंट पे करेगा। तो ये है रेजिडेंस ऑर्डर, ठीक है। तो और क्या कर सकता है कोर्ट इसमें, मैजिस्ट्रेट में इम्पोज एडिशनल कंडीशन विच ही में डीम रीजनेबली नेसेसरी टू प्रोटेक्ट एग्रीड पर्सन और एनी चाइल्ड ऑफ एग्रीड पर्सन, ठीक है। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हुए वो उसमें ऑर्डर पास कर सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी आप पढ़ लेना, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस ये वाला जो ये बता रहे हैं कि इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो चैप्टर 8 है उसके अकॉर्डिंग जो है ये जो सारा प्रोसीजर है ये उसके अकॉर्डिंग चलेगा। ये देखा जाए तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का चैप्टर 8 जो है सब सेक्शन 3 की मेनली बात कर रहा है। ये कह रहा है मैजिस्ट्रेट में रिक्वायर फ्रॉम द रिस्पोंडेंट टू एग्जीक्यूट बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा नोट कर लीजिएगा। मतलब वो क्या कहेगा रिस्पोंडेंट को मैजिस्ट्रेट कि भाई एक बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दे, ठीक है, जिसमें ये मेंशन कर दे कि मैं इसको कुछ नहीं कहूँगा, कोई गड़बड़ नहीं करूँगा, ठीक है, जिसमें कोर्ट ऑर्डर कर सकता है विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी, ठीक है। अगर कि कोई गड़बड़ करी तो जितने की श्योरिटी दे रखी है वो कोर्ट के पास जमा रह जाती है, फिर कोर्ट उसको रिलीज़ नहीं करता। तो इस तरह की चीज़ें कोर्ट करता है। अपने लेवल पे कोर्ट सारी मेहनत कर रहा है किसी भी डोमेस्टिक वायलेंस को प्रिवेंट करने की, ठीक है। तो इस केस में जो राइट हैं बस इंसान को वो अपना पता होना चाहिए। और जो भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए बड़ी मेहनत करके मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो ज़रा थोड़ा सा इतना ध्यान दीजिएगा कि जितना हो सके इनको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुँचे, ठीक है। फिर जो 7 है, जो इसका क्या नाम से 19 क्लोज सेक्शन 19 सब सेक्शन इसका जो ये 7 है, ठीक है। ये बात क्या करता है, मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू असिस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर। जो कोर्ट ने ऑर्डर कराया उसके लिए डायरेक्शन दे सकता है पुलिस स्टेशन को कि भाई इसको इम्प्लीमेंट करवाओ। और मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट रिस्पोंडेंट टू रिटर्न द पोजीशन ऑफ एग्रीड पर्सन हर स्त्री धरण, और इसको वापस देने के लिए भी ऑर्डर कर सकता है। तो ये मैंने आपको 2 बता दिए, सेक्शन 18 में प्रोटेक्शन ऑर्डर, 19 में रेजिडेंस ऑर्डर, ठीक है। अब हम 20 में आते हैं, ये मॉनेटरी रिलीफ के बारे में बात करता है। अब मॉनेटरी रिलीफ से क्या मतलब है, देखिए कोई भी लॉस जो या फिर कोई एक्सपेंस हुआ है एग्रीड पर्सन को
और एनी चाइल्ड ऑफ एग्रीड पर्सन को एज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से जो भी नुकसान हुआ है, वो नुकसान किस तरह का हो सकता है कि भाई वो पहले अर्निंग थे लेकिन बाद में भाई ज़्यादा उनके साथ चीज़ें डिटीरियरेट हुई, जिसकी वजह से वो अपने काम पे नहीं जा पाई, लॉस ऑफ अर्निंग हो गई, पिटाई हो गई उनकी ज़्यादा, तो मेडिकल एक्सपेंस के लिए उन्होंने खर्चा किया तो वो एक्सपेंस हो गए। ठीक है, लॉस कॉस्ट टू डिस्ट्रक्शन डैमेज प्रॉपर्टी और कंट्रोल फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एग्रीड पर्सन रिमूवल अगर करवा ली तो वो लॉस हो गया। और डी कहता है कि मेंटेनेंस फॉर एग्रीड पर्सन एज वेल एज हर चाइल्ड। ठीक है, इफ़ एनी इंक्लूडिंग एन ऑर्डर अंडर, और ये देखिए दो यहाँ पर ना प्रोविज़न है हमारे पास। एक तो है सेक्शन ये 20 है जो मॉनेटरी रिलीफ के बारे में बात करता है डीवी एक्ट का, और है 125 सीआरपीसी का। देखो सीआरपीसी सिर्फ मेंटेनेंस की बात करता है, लेकिन अगर हम डीवी एक्ट की बात करेंगे तो डीवी एक्ट जो मेंटेनेंस के बारे में बात करेगा और साथ साथ कंपनसेशन के बारे में बात करेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो दोनों अलग चीज़ हैं। अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, लेकिन इस डीवी एक्ट को समझने के लिए एक बार इसको जनरली अभी एक बार ओवरव्यू जो हम देख रहे हैं इसको अच्छे से समझ लो। बाद में जब डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको और फर्दर अच्छे से समझा दूँगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी चीज़ें मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जो है ना वो हाईलाइट कर रखी हैं, इसको हम पढ़ते चलेंगे। जैसे कि मेंटेनेंस के बारे में बता दिया, मॉनेटरी रिलीफ ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी एडुकेट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। मैजिस्ट्रेट शैल हैव पावर टू ऑर्डर अप्रोप्रिएट लमसम, और मंथली पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस भी दे सकता है एज द केस में रिक्वायर। अपॉन द फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट द एम्प्लॉयर। हाँ, अगर वो नहीं दे रहा है ना, जो रिस्पोंडेंट है वो दे नहीं पा रहा है या जानबूझ के नहीं दे रहा है, तो उस केस में भी मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, जहाँ पर वो एम्प्लॉई है तो उस एम्प्लॉयर को बोल सकता है कि भाई इतना पैसा इस बंदे का इसको एज ए मेंटेनेंस देना है और ये नहीं दे रहा, तो आप जो सैलरी इसको देते हो या जो भी आप इसको पैसे देते हो तो उसमें से आप इसको एग्रीड पर्सन को निकाल के दो पैसे। ठीक है, तो मॉनेटरी रिलीफ इस तरह से हम ले सकते हैं। सेक्शन 21 कस्टडी ऑर्डर हम ले सकते हैं, चाइल्ड की कस्टडी, जिसमें हम बात करता है कि टेम्परेरी कस्टडी ऑफ एनी चाइल्ड टू एग्रीड पर्सन और पर्सन मेकिंग एन एप्लीकेशन ऑन हर बिहाफ इफ नेसेसरी द अरेंजमेंट फॉर द विजिट ऑफ सच चिल्ड्रन बाय द रिस्पोंडेंट। भाई बच्चे से मिलना है, थोड़ी देर के लिए मिलना है, 2 घंटे के लिए मिलना है या हफ्ते में 2 दिन मिलना है, तो ये सारी की सारी पावर हम इस कस्टडी ऑर्डर से ड्राइव करते हैं। कोर्ट इस कस्टडी ऑर्डर से ड्राइव करता है, यहाँ से सेक्शन 21 से ड्राइव करता है पावर, और कस्टडी ऑर्डर देता है बच्चे की कस्टडी को लेकर। यहाँ पर स्पेशली लिखा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, प्रोवाइडेड दैट इफ मैजिस्ट्रेट ऑफ ओपिनियन दैट विजिट ऑफ रिस्पोंडेंट मे बी हार्मफुल टू द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन मैजिस्ट्रेट रिफ्यूज टू अलाउ सच विजिट। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब सेक्शन 22 बात करता है कंपनसेशन ऑर्डर की। अब कंपनसेशन ऑर्डर क्या है, इन एडिशन टू अदर रिलीफ, जो मैं ऊपर बता रहा था मॉनेटरी रिलीफ से हट के कंपनसेशन भी हम मांग सकते हैं। किन चीज़ों के लिए, जैसे कि मेरे डैमेज हो गए इंजरीज़ के लिए, मेंटल टॉर्चर जो हुआ है उसके लिए, इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ है उसके लिए, जो एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से मेरे साथ इतनी ज़्यादा चीज़ें हुई हैं, मेंटल टॉर्चर हुआ है, इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ है, इसके लिए भी कंपनसेशन मांग सकते हैं कोर्ट में अंडर सेक्शन 22 ऑफ द एक्ट। ठीक है, अब मैंने 3 बोले थे, आपको 5 तरह के ऑर्डर ले सकते हैं हम, ये है 5th। 4 मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसमें सबसे पहले था आपका प्रोटेक्शन ऑर्डर, फिर था रेजिडेंस ऑर्डर, ठीक है, फिर था आपका मॉनेटरी रिलीफ इसके लिए ऑर्डर, फिर कस्टडी ऑर्डर, ठीक है, और फिर ये आपका हो गया कंपनसेशन ऑर्डर। तो ये 5 तरह के मैं आपको लगभग बता चुका हूँ। अब एक और पावर है कोर्ट के पास, तो कोर्ट क्या करता है, पावर टू ग्रांट एंटेरिम एंड एक्स पार्टी ऑर्डर। अगर कोर्ट को प्राइमा फेसी लगता है ना कि भाई रिस्पोंडेंट ने डोमेस्टिक वायलेंस कमिट करी है, तो एक्स पार्टी ऑर्डर भी दे सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द एफिडेविट इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड ऑफ द एग्रीड पर्सन। अगर इन सेक्शंस को लेकर कुछ कोर्ट से हमने वो मांगी है, ऑर्डर की रिक्वेस्ट करी है, तो एक्स पार्टी भी कोर्ट अगर प्राइमा फेसी लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस हुई है तो वो एक्स पार्टी ऑर्डर कर सकता है। तो ये होगा सेक्शन 23। अब सेक्शन 24 पे आते हैं। सेक्शन 24 बात करता है कोर्ट टू गिव कॉपी ऑफ द ऑर्डर फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कॉपी देनी होती है, मैजिस्ट्रेट को, पार्टीज़ को देनी होती है, पुलिस ऑफिसर को देनी होती है, और जो सर्विस प्रोवाइडर होता है ना उसको भी देनी होती है। ठीक है, ड्यूरेशन एंड अल्ट्रेशन ऑफ ऑर्डर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। सेक्शन 25 पावर देता है कोर्ट को कि ऑल्टर कर सके वो अपने ऑर्डर्स को। जी हाँ, ऑल्टर किस सेंस में करेगा, क्यों करेगा, देखिए पहले कोई प्रिवेंशन मतलब ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑर्डर किसी ने ले रखा था, ठीक है,
ये सेक्शन 18 में प्रोटेक्शन ऑर्डर किसी ने लिया था अपने हस्बैंड के खिलाफ, उसने प्रोटेक्शन ऑर्डर लिया, बाद में उनकी जो है ना सलाह मिल गई, मन विचार मिल गए, तो अब वो कहती है कि अब मेरे को इससे कोई खतरा नहीं है। तो उस केस में जो एग्रीड पर्सन है वो अप्लाई कर सकता है कि भाई इनको जो है वो डिस्चार्ज करा जाए या ऑर्डर को ऑल्टर करा जाए या रिवोक करा जाए। तो इन केसेस में ईदर ऑफ द पार्टी जो है वो रिक्वेस्ट भी कर सकती है, जनरली एग्रीड पर्सन भी रिक्वेस्ट कर सकता है चाहे तो। और मैजिस्ट्रेट जी क्या करेंगे, ऑन द रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन फ्रॉम एग्रीड पर्सन और द रिस्पोंडेंट सेटिस्फाई अगर हो जाएंगे फॉर अ रीज़न, तो फिर वो उसको मॉडिफिकेशन, रिवोकेशन या जो भी उनको ठीक लगे वो ऑर्डर उसमें पास कर सकते हैं। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ये बहुत ही एक अच्छा प्रोविज़न है इस एक्ट का। ठीक है, सेक्शन 26 बात करता है रिलीफ इन अदर सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, एनी रिलीफ अवेलेबल अंडर सेक्शन 18, 19, 20, 21, 22 may also be sought in any legal proceeding before civil court, family court or criminal court affecting the aggrieved person and the respondent whether such proceeding was initiated before or after the commencement of this act। देखिए, अगर कोई भी रिलीफ है ना, ऐसा नहीं कि सेक्शन हम डीवी एक्ट में मांग सकते हैं, अगर हमें लगता है कि अप्रोप्रिएट और प्रोविज़न है हमारे पास अपने रिलीफ मांगने के, तो हम बाकी जगह भी उसको मांग सकते हैं, तो ये आपको रोकता नहीं है उस चीज़ के लिए। Any relief may sought in addition to along with other relief that the aggrieved person may seek in such suit legal proceeding before the civil or criminal court। ठीक है, ये भी हम मांग सकते हैं। और इन केस रिलीफ ऑब्टेन बाय द एग्रीव्ड पर्सन ने, सपोज करो उसने मेंटेनेंस ले ली 125 CRPC में, तो उसको भाई इस कोर्ट को डीवी एक्ट में जहाँ मुकदमा चल रहा है ना, यहाँ पर बताना पड़ेगा, ये ड्यूटी बाउंड है, दैट शी इज़ बाउंड टू इन्फॉर्म द मजिस्ट्रेट ऑफ द ग्रांट ऑफ सच रिलीफ। जो भी ले रखा उन्होंने, तो उस कोर्ट को बताना पड़ेगा कि हमने इस अप्रोप्रिएट एक जो है ऑर्डर ले रखा है दूसरे जो प्रोविज़न के तहत, तो वो कोर्ट को बताना पड़ेगा, ये नहीं कि आप छुपा लो उससे। ठीक है, फिर अब जुरिस्डिक्शन कौन सी है, ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, जुरिस्डिक्शन एक तो एग्रीड पर्सन जहाँ रहता है परमानेंटली और टेम्परेली वहाँ हो सकती है, जहाँ वो बिज़नेस करता है वहाँ हो सकती है, जहाँ रिस्पोंडेंट रहता है और बिज़नेस कर सकता है वहाँ होती है, और जहाँ कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ वहाँ पर भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इसकी जुरिस्डिक्शन है, कहाँ पर हम डीवी एक्ट का मुकदमा फाइल कर सकते हैं। ये सेक्शन 12 में एप्लीकेशन मूव होती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। देखिए, मैं जो वीडियो बनाता हूँ ना, ये थोड़ी सी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल इस वजह से हो सकती है क्योंकि मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, तो दोनों चीज़ में ना एक्सपीरियंस जो बंदे को होता है एक टीचिंग के दौरान और एक प्रैक्टिस के दौरान, वो मैं दोनों आपसे इन वीडियोज़ के थ्रू शेयर करता हूँ। तो जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी आपको हेल्प करेगी, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। अब प्रोसीजर देखो, प्रोसीजर के बारे में कहता है ऑल द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 12, 18, 19, 20, 21, 23, 24 22, 23 एंड 31 शैल बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ, जो CRPC के तहत प्रोसीजर चलता है उसी तरह से इसमें भी प्रोसीजर चलेगा। ठीक है, और इस जो चैप्टर का लास्ट सेक्शन है वो 29 है, जिस अपील के बारे में बात करता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या कहता है सबको पता होना ज़रूरी है। देयर शैल लाई एन अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर मेड बाय द मैजिस्ट्रेट इज सर्व्ड ऑन द एग्रीड पर्सन और द रिस्पोंडेंट। ठीक है, एज द केस में बी विच एवर इज लेटर, मतलब जिस दिन ऑर्डर दिया है, ठीक है, और उसके बाद एग्रीड पर्सन और रिस्पोंडेंट को, ठीक है, उस ऑर्डर के बारे में जो है सर्विस हो गई है, तो उसके बाद से 30 दिन शुरू हो जाते हैं, विद इन 30 days उनका राइट बन जाता है कि वो जाएं और कोर्ट ऑफ सेशन में अपील करें उस ऑर्डर के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 4, जो एक हल्का सा मैंने ओवरव्यू देने की कोशिश करी है। यहाँ पर चैप्टर 4 है हमारा, प्रोसीजर इसमें हमने समझा है, क्या क्या ऑर्डर हम इसमें ले सकते हैं वो सारा हमने देखा है। अब चैप्टर 5 के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है चैप्टर 5 वो हम कवर कर रहे थे इसमें। अब ये चैप्टर क्या बात करता है इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये मिसलेनियस वैसे इसको नाम दिया गया है। इसमें क्या क्या बात है, इसमें सेक्शन 30 to 37 तक हैं और 1 by 1 इसको डिस्कस करेंगे। छोटा सा है, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। ये बात करते हैं, देखो, प्रोटेक्शन ऑफ ऑफिसर एंड मेंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू बी पब्लिक सर्वेंट। जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है और मेंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर है उनको पब्लिक सर्वेंट की तरह देखा जाएगा, एज द मीनिंग जो है इसका सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पिनल कोड में जो दिया गया है पब्लिक सर्वेंट का जो मतलब है। ठीक है, फिर सेक्शन 31 क्या बात करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है पेनल्टी की, ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय रिस्पोंडेंट। अब वो कुछ प्रोटेक्शन ऑर्डर ग्रांट कर दिया कोर्ट ने
और रिस्पोंडेंट सोचे वो तो कुछ भी कर सकता है, तो अगर वो ब्रीच कर देगा वो प्रोटेक्शन ऑर्डर में जो जो लिखा हुआ है, तो उसके खिलाफ क्या क्या जो है एक्शन लिए जा सकते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें बता रखा है अगर ब्रीच हो गया तो जो रिस्पोंडेंट शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, 1 साल तक की सज़ा हो सकती है और फाइन हो सकता है जो कि 20,000 तक का हो सकता है, और यह दोनों चीज़ भी इकट्ठी हो सकती हैं। तो कुछ भी करेगा ना अगर उसको जो प्रोटेक्शन ऑर्डर ब्रीच करेगा तो ये उसके साथ जो है पनिशेबल ऑफेंस वो कर देगा, और फिर उसके साथ ये पनिशमेंट उसको हो सकती है। तो उसके बाद ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1 शेल एज फार एज प्रैक्टिकल बी ट्राइड बाय द मजिस्ट्रेट हु हैड पास द ऑर्डर, जिन्हें ऑर्डर करा है वही उसको ट्राई करेंगे। द ब्रीच ऑफ विच वाज एलिज्ड टू हैव बीन कॉज्ड बाय द अक्यूज्ड। ठीक है, वाइल द फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज दिस मजिस्ट्रेट ऑल्सो फ्रेम द चार्ज अंडर द 498। अगर मजिस्ट्रेट को लगे तो फिर मजिस्ट्रेट में ऑल्सो फ्रेम चार्ज अंडर द सेक्शन 498A of any or provision of or any other provision of that code or the dowry prohibition act के साथ भी उसको चार्ज कर सकता है। अब कॉग्निजेंस एंड प्रूफ इसमें जो है ये क्या कहता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द ऑफेंस ऑफ सेक्शन 1 ऑफ 31 शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन अवेलेबल। जो ये ऑफेंस इसमें मेंशन करा गया है ना, जो उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर को जो ब्रीच कर देगा, ये एक कॉग्निजेबल एंड नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल और नॉन अवेलेबल ऑफेंस के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, चैनल पे पड़ी है, आप जाके देख सकते हैं। और इसके बाद जो नंबर है वो सेक्शन 33 पेनल्टी फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर। देखिए आपने सब के बारे में बता दिया, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफिसर जो अपॉइंट करा है स्टेट गवर्नमेंट ने, अगर वही ढंग से ड्यूटी ना करे तो उसके बारे में क्या प्रावधान है। तो उसके लिए पेनल्टी में कोर्ट ने डिसाइड करा है कि मजिस्ट्रेट इफ प्रोटेक्शन क्या नाम से मजिस्ट्रेट इन द प्रोटेक्शन ऑर्डर विदाउट एनी सफिशिएंट कोज ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट विच टर्म में एक्सटेंड टू 1 ईयर और फाइन 20,000, और बहुत वही सेम जो ऊपर दे रखी है ना सज़ा, वो ही सज़ा इसको भी दी जा सकती है अगर ये अपनी ड्यूटी ढंग से ना करे तो। लेकिन इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो लिखा है सेक्शन 34 में। ये क्या कहता है कि कोई भी इस तरह का एक्ट है, अगर जो पेनल्टी उसके बारे में प्रोटेक्शन ऑफिसर को लेकर पेनल्टी की बात करी जा रही है, तो उस केस के अंदर जो कॉग्निजेंस है, ठीक है, वो कैसे होगा कि नो प्रोसिक्यूशन और अदर प्रोसीडिंग शेल लाई अगेंस्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर अनलेस कंप्लेंट इज फाइल्ड विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि इसके खिलाफ ऐसे ऐसे हम जो है वो प्रोसीडिंग इनिशिएट कर रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर के, क्योंकि वो प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने ही अप्लाई कर रखा होता है, तो उससे पहले परमिशन ले लेगी, उसके बाद हम जो है इसका कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, इसके फर्दर प्रोसीडिंग्स पे स्टार्ट करी जा सकती हैं। फिर बात करते हैं सेक्शन 35, ये कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अगर कोई भी प्रोटेक्शन ऑफिसर, ठीक है, और इस तरह से कोई एक्शन लेता है गुड फेथ के अंदर, और वो भाई थोड़ा सा एट पार मतलब ठीक सा डिसीजन नहीं लगता वो बाद में, तो उसमें उसको जो है वो लिबर्टी है कि उसके खिलाफ कोई सूट इनिशिएट नहीं किया जाएगा, कोई लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट उसके खिलाफ नहीं की जाएंगी। ये सेक्शन 35 बताता है। सेक्शन 36 बताता है एक्ट इन डेरोग्रेशन ऑफ एनी अदर लॉ। अब ये देखिए मैंने नॉट इन डेरोग्रेशन ऑफ, इसके बारे में मैंने समझाया है इसमें डिटेल में, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। कहने का मतलब जो प्रोविज़न डीवी एक्ट के अंदर लिखे हैं, जो पावर डीवी एक्ट के अंदर है, ऐसी चीज़ें अगर आप किसी दूसरे एक्ट के तहत भी अगर यूज़ में लेते हैं और उनके थ्रू भी रेमेडी सीख करते हैं तो ये आपको नहीं रोकता, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप दूसरे एक्ट में चाहते हैं कि अगर वहाँ पर आपको रेमेडी अवेलेबल अच्छे से और जल्दी हो जाएगी तो वहाँ पर भी ले सकते हैं। ये नहीं कि आपको डीवी एक्ट में मैंडेटरी है कि सिर्फ इसी में लेनी है, या फिर इसमें ले ली तो आप उस प्रोविज़न को नहीं यूज़ कर सकते जो दूसरा है, ऐसा नहीं है। इसका एग्जांपल मैं ऊपर भी बता चुका हूँ, जो है सेक्शन 125 ऑफ CRPC और सेक्शन ये जो आई थिंक 20 सेक्शन है डीवी एक्ट का, जो मॉनेटरी रिलीफ के बारे में बात करता है, दोनों सेम से लगभग सेक्शन है। तो ऐसा नहीं कि आप जो है वो वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप यहाँ कर दो। हाँ, वो बात अलग है कि कोर्ट वो चीज़ें देखेगा, अगर उसको लगेगा कि देना चाहिए तो ही देगा, अदरवाइज़ बड़ा डिफ़िकल्ट है कि आपको दोनों में मेंटेनेंस ग्रांट हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया 36। 37 है पावर ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स।
अब इसको लेकर पावर बता रखी है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की है कि एक्ट में कोई भी लगता है उनको प्रोटेक्शन ऑफिसर को लेकर कुछ पावर देनी है, ठीक है, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन में कुछ बदलाव करने, वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है। इस तरह से वो चाहे तो उसको कर सकती हैं, आप पढ़ लीजिएगा। ये इतना जो है वो ज़रूरी नहीं है जितना बाकी फर्दर जो हमने डिस्कशन कर लिया। अब एक छोटा सा ओवरव्यू मैं दे देता हूँ, बिल्कुल ऊपर जाके सिर्फ इंडेक्स वाले पेज को हम देखेंगे। देखिए चैप्टर 1 जो 2 सेक्शन के बारे में बात करता है, 1 और 2, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। जो सेक्शन 2 सारी डेफिनेशंस के बारे में बात करता है, ठीक है। फिर चैप्टर 2 जो है डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन के बारे में बात करता है, जो फिजिकल एब्यूज़, इकोनॉमिक एब्यूज़, आपका वर्बल एब्यूज़, मेंटल एब्यूज़, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। उन सारे एब्यूज़ में से कोई भी एब्यूज़ अगर किसी एग्रीड पर्सन के साथ हो रहा है तो उसे डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाएगा। फिर चैप्टर 3 बात करता है पावर एंड ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड सर्विस प्रोवाइडर, ये दोनों के बारे में मैंने बता दिया कौन कौन होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। फिर चैप्टर 4 में मैंने बता दिया प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ ऑर्डर फॉर रिलीफ क्या क्या है। ये एप्लीकेशन सेक्शन 12 में मूव होगी और ऑर्डर क्या क्या ले सकते हो, 18 में ले सकते हो, 19 में ले सकते हो, 20, 21, 22, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 तरह के ऑर्डर आप ले सकते हो। यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखे हैं और एक एक करके समझा भी दिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स पार्टी ऑर्डर के लिए भी आप सीख कर सकते हो अगर चाहो तो कोर्ट से। तो ये चैप्टर 4 का पार्ट है। फिर चैप्टर 5 के अंदर मिसलेनियस में मैंने बता दिया कि प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को पब्लिक सर्वेंट की तरह देखा जाएगा, जो सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी का है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और पेनल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय द रिस्पोंडेंट बता दिया कि अगर कोई ऑर्डर प्रोटेक्शन ऑर्डर करा है कोर्ट ने और जो रिस्पोंडेंट है उसको कंप्लाई नहीं कर रहा तो इसके खिलाफ 1 साल की सज़ा, 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट, 20,000 का मैक्सिमम फाइन और बोथ दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर कॉग्निजेंस एंड प्रूव बता दिए, ये जो ऑफेंस करेगा ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है और कॉग्निजेंजेबल ऑफेंस है, ठीक है। फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटीज़ के बारे में, पेनल्टी के बारे में बता दिया, कॉग्निजेंस बता दिया कि बिना स्टेट की परमिशन से नहीं होगा। फिर 35 में मैंने प्रोटेक्शन एक्शन टेकन इन गुड फेथ बता दिया, गुड फेथ में तो उसके खिलाफ सूट इनिशिएट नहीं होगा प्रोटेक्शन ऑफिसर के, ठीक है। और एक्ट नॉट इन डेरोगेशन इन लो, कहने का मतलब डीवी एक्ट के साथ साथ दूसरे एक्ट में रेमेडी चाहो तो आप वहाँ पर भी मांग सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको सिर्फ डीवी एक्ट में मांगनी है, ठीक है। और पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स के बारे में इसने बता रखा है। तो ये हमने पूरा लगभग कंप्लीट कर दिया, जैसा कि मैंने आपसे बोला था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, थोड़ा वर्क को मेरे आप अच्छे से फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, जैसी भी कुछ कमी भी लगी है तो प्लीज़ वो भी बताइएगा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये शेयर कीजिए। और थैंक यू सो मच, एक बार अच्छे से आपने सुना मुझे।